289 BRT कंपनी। ठीक है, ये कर लेते हैं। Assuming that production only lasts 4 years, calculate the net present value of the investing in new product using nominal terms approach and advice on its financial acceptability. Work to the nearest thousand. ठीक है, BRT company has developed a new confectionery line that can be sold for 5 per box. मतलब selling price ये है in current price terms, and that it is expected to have continuing popularity for many years. The finance director has proposed that investment in the new product should be evaluated over 4 years time horizon, even though sales would continue after the fourth year. On the grounds of that the cash flows after 4 years are too uncertain to be included in the evaluation, the variable and fixed costs, both in current price terms, will depend on the sales volume as follows. अच्छा, लेस देन 1 मिलियन होगा तो ओके, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वैसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, फोरकास्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम एज फॉलोज। ओके, production equipment for the new confectionery line would cost 2 million and an additional investment of 7,50,000 would be needed for working capital. Tax allowable depreciation 25, वो सब तो ठीक है। Production equipment confectionery line would require 2 million and then the additional initial investment of 7,000 would be needed for working capital. ठीक है, ये तो मुझे लगता है फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट ही बोला है इन्होंने। वर्किंग कैपिटल और ये दोनों T0 में होगा ना? क्या वर्किंग कैपिटल और हाँ T0 में, वर्किंग राइट राइट कैपिटल और ये राइट, परफेक्ट इक्विपमेंट परफेक्ट। इन्होंने परचेस किए। हाँ, the average general level of inflation would be expected to be 3% per year and selling price होगा वो variable cost। अच्छा, add variable cost and working सबके लिए capital would 3%। all experience inflation of this level. Okay, BRT company uses a nominal after tax cost of capital of 12%। ठीक है, sounding great, 12%। ठीक है, ऊपर रख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ 289 BRT company particulars year 0, working notes number 1। रख देता हूँ। चलो ठीक है, सेल तो सबसे पहले यहाँ पे ना सेलिंग का डिमांड लिख देता हूँ, फिर जाते हैं आगे। 0.7 मिलियन, 700, एक दो तीन, देन 1600, उसके बाद और 3 जीरो, उसके बाद 2100 और 3 जीरो, 3 जीरो, फिर आता है सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन, फिर
inflated selling price, फिर आता है sales, this into this, ड्रैग करेंगे, पहले inflated selling 1.03, average general level of inflation is expected to be 1.03 and the selling price को मल्टीप्लाई करते जाएंगे. This is what we get, selling price, this into this. सेलिंग प्राइस अभी यहाँ पे कितना था, 5 था, 5 करेंगे ड्रैग. फिर सेकंड आता है वेरिएबल कॉस्ट, पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, डिमांड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट जो है. अच्छा यहाँ पे लेस देन 1 मिलियन है बराबर, यहाँ पे 1 मिलियन से 1.9 के बीच में बराबर, ये भी 2.1 बराबर, ये भी 3 से 3.1 बराबर. तो ये हम पूरा का पूरा यूज करेंगे. 2.8 यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3 वापस, यहाँ पे आएगा 3.05. ठीक है. इन्फ्लेशन इतना, इन्फ्लेटेड सेलिंग प्राइस, इन्फ्लेटेड कॉस्ट प्राइस, इन्फ्लेटेड कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट, इन्फ्लेटेड कॉस्ट प्राइस, इन्फ्लेटेड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट के लिए या फिक्स्ड कॉस्ट के लिए यही करेंगे. वन मिलियन यहाँ पे से दिया गया है. यहाँ पे आता है 3,800. चलो इन्फ्लेशन उतने का ही है. इन्फ्लेटेड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है. इन्फ्लेटेड कॉस्ट ये आ गया, यही चाहिए था. और फिक्स्ड कॉस्ट, तो लास्ट में ढूंढेंगे कंट्रीब्यूशन. देयर इज नो लिमिट ना कि इतना बड़े नहीं. कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इज सेल्स minus variable cost minus fixed cost equal to operating cash flows. सेल्स, तो ये रहा सेल्स. ड्रैग, इसको भी करेंगे अपन ड्रैग, देन लास्ट में इसको करेंगे, लास्ट में इसको ड्रैग. क्लोज.
3 वर्किंग कैपिटल 50 3 ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये भी हो गया, फिर रिड्यूसिंग मैच पर डेप्थ निकालना है। वर्किंग कैपिटल फिर से मिल जाएगा, बट जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि टैक्स होगा वर्किंग कैपिटल के अबे ऊपर। सुन, ये लोग ने फिक्स कॉस्ट दिया है हर साल का, हम्म। उन्हें इसके ऊपर इन्फ्लेशन चार्ज किया है क्या? हाँ बोला तो है इन्होंने कि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वर्किंग कैपिटल वुड ऑल एक्सपीरियंस इन्फ्लेशन ऑफ दिस लेवल। बट वर्किंग कैपिटल पे कैसे वो तो लोग मतलब इन्फ्लेशन चार्ज करें, मैं वो ही नहीं सोच पा रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल और ये फिक्स कॉस्ट पे तूने कैसे निकाला? लाइक 1,50,000 उस पे तो फर्स्ट ईयर में तूने वो लिखा, फिर 1.8 फिर उस पे 3%, फिर वैसा करके लिखा। बराबर। ये मैं बस वही सोच रहा हूँ कि ये लोग ने वर्किंग कैपिटल पे कैसे चार्ज किया रहेगा इन्फ्लेशन, कि लाइक जो अमाउंट बाद में मतलब वापस मिल रही है फोर्थ ईयर में उसके ऊपर इन्फ्लेशन चार्ज किया रहेगा। वरना एक तो ये हो सकता है ना कि 7,50,000 वो लोग, अरे यार, 7,50,000 तो बट फिर वो टैक्सेबल एवरी नहीं है ईयर। ना वर्किंग कैपिटल, अगर जो अमाउंट में वापस डाल रहे हैं वो अपन को फिर से मैं तो वो टैक्सेबल तो नहीं है, तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले मैं माइनस करने के बाद करूंगा सब कुछ टैक्सेबल, मतलब से भी बता सकता हूँ मैं। इसको ट्रैक करूंगा, फिर इसके ऊपर टैक्स पहले चार्ज करूंगा, फिर टैक्स अलाउेबल डेप्थ। तो जैसे मैं स्क्रैप वैल्यू लिखता था वैसे मैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल वैल्यू लिखूंगा, वर्किंग कैपिटल रिटर्न। तो वो मुझे लगता है फोर्थ ईयर में मिल रहा है, तो अभी इस अमाउंट को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूंगा इन्फ्लेटेड फोर्थ ईयर वाले वैल्यू से, तो मेरे को ये मिलेगा ऐसा। ओके। तूने ऑपरेटिंग कैश फ्लो का एक नया वर्किंग नोट बना के उसमें सबका सेल्स वेरिएबल सब माइनस किया रहेगा ना, कंट्रीब्यूशन। एडिशनल कैश फ्लो का, हाँ 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 परफेक्ट। देखा तूने कैसे किया? हाँ एक मिनट। हाँ हम्म। पढ़तीला चंद्र चंद्र, ये देख ले। फिक्स कॉस्ट पे जा, 1 मिनट, 1,30,000। अच्छा। ओके। ठीक है वे टैक्स का क्या बोला उन्होंने, 1 ईयर इन अरियर्स बोला है क्या। And reducing balance would be claimed on the cost of equipment. Profit of tax 30% per year will be payable in 1 year in arrears. बराबर, तो 1 ईयर इन अरियर मतलब इसके ऊपर का हम टैक्स बाद में पे कर रहे हैं। डिस्काउंटिंग 12% के अनुसार है, तो 12% के अनुसार रेट्स देखने पड़ेंगे। तेरा कि मेरे मेरे लिए दो। फिर अभी टैक्स अलाइबल डेब्ट ढूंढने गए लास्ट में, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वर्किंग नोट है ना, हाँ। टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन, इसको सबसे पहले पहले करना चाहिए था, सो दैट अभी लिंक में प्रॉब्लम होगा। इन्वेस्टमेंट
डेप्थ टोटल आएगा टैक्स ये रेट। तूने हाँ ये फिक्स कॉस्ट में जो तूने लिया 10 lakhs 18 lakhs 28 और ये हाँ, कहाँ से लिया तूने? उन्होंने दिया है वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट 2 मिलियन। अबे यार मैंने ये चीज एजेंट बताया। 25% चार्ज करना है उन्होंने बोला है वहां पे। ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस 0.3 का रेट है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इस रेट के साथ। इसको भी 4 इयर्स तक करना है। इसका स्क्रैप पहले मुझे नहीं लगता कुछ मिल रहा है ना। एंड क्लेम ऑन द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट पर ईयर टैक्स। इसका वर्किंग कैपिटल तो कुछ मिल नहीं, वो वर्किंग कैपिटल मिल रहा है बट वो मुझे नहीं लगता है इसलिए would be claimed in the fourth year of the balancing allowance would be claimed in fourth year of operation. Balancing allowance can be claimed तो अगर बैलेंसिंग अलाउंस कैन बी क्लेम तो फिर सीधा सीधा इसी के ऊपर चार्ज होगा 0.3, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है इस पे। पता नहीं ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, ये भी हो गया। पैसेबल डेप्थ माइनस माइनस करने के बाद इतना आता है। ये नियरेस्ट 1000 बोला है तो आंसर मुझे जो आता है वो है 130000। नियरेस्ट 1000 तो वही है। एनपीवी। तो ये मेरा आंसर है। इसमें कुछ चेंजेस या ऐसा कुछ। 3030। बस 30, यहाँ पे भी 30 डालू मैंने, सही तो किया है सब। डिस्काउंटिंग 12% से चार्ज किया तो ये मेरा आंसर फिलहाल आता है। चेक करते हैं कितना सही है कितना गलत है। 289 289 289 ब्रेड को 1215 मेरा आया है। अगर 12 तो मेरा 1286 आया है, अगर से करने जाएंगे तो भी तो गलत तो है, थोड़ा सा चेक करते हैं। 5561485153 एंड 238 ये तो सही है। टैक्स भी सही होगा फिर। टैक्स अलाउेबल डेब्ट 53 आता है, बराबर है। वर्किंग कैपिटल का रिटर्न, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल एक्चुअली क्या करना था, मैं वही सोच रहा था। मैंने वर्किंग कैपिटल किया कैसे है। ना फिर से पढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल मैंने बोला है टैक्स अलाउेबल डेब्ट। बोला ही नहीं वर्किंग कैपिटल के बारे में, बस बोला है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट वुड बी 750 नीडेड फॉर वर्किंग कैपिटल। अच्छा, मैंने बोला तो था कि इन्फ्लेशन से बढ़ेगा, तो मैं बोला इन्फ्लेशन से बढ़ेगा तो क्या मैं ऐसा करूंगा, 6th 1 वर्किंग कैपिटल ही मैं पूछा। पता है सबसे खराब बात क्या है? क्या? मैं आंसर चेक करता हूँ, मेरे को दिखता है गलत है। एंड देन मैं सोचता हूँ कि ये पक्का शायद ऐसे रहेगा। अगर ये मैं पहले कर देता ना, मेरे को ये आइडिया आया था बट मैंने वो रिस्क नहीं लिया कि बट वो क्लिक नहीं होता ना कि यही वो टाइम पे सही है क्या नहीं है। उस टाइम में मेरे को लगा था कि यार यही होगा, क्योंकि देख मेरे को पता था कि इंक्रीमेंटल करके कुछ तो कॉन्सेप्ट है।
हम्म। वर्किंग कैपिटल में। और जब इन्होंने बोला है इन्फ्लेशन, तो मेरे को लगा था कि चार्ज इसको ऐसे करना रहेगा, बट देन आई थॉट कि वो चीज अब तक कभी की नहीं है, अभी तो अब तक आएगी होगी भी नहीं ना। नहीं आएगी। छोड़ो यार। तो वर्किंग कैपिटल पे क्या हर साल का लेना? हाँ, और वो इंक्रीमेंटल लेना है, 50,000 ईयर 4 तक। तो adjusted working capital would be, ये चीज जो है वो है इंक्रीमेंटल। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको ऐसे करना था, दिस डिवाइड बाय दिस, ये आता है। एंड ये अभी कंटिन्यूअस चालू रखना है। हम यहाँ तक पहुंचेंगे, ईयर 4 तक हम पहुंचे। इन ईयर 4 में हमें जो है वो वैल्यू पूरी की पूरी वापस मिल रही है। तो एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल से ये माइनस करके इतना हमें फिर से मिलेगा। So working capital का this answer would be, just to drag this entire thing till here, ये चीज माइनस में है, से तो ये चीज नेगेटिव में है, ये यहाँ तक पूरा नेगेटिव में है। ये जो है यहाँ पे हमें पूरा वर्किंग कैपिटल फिर से मिल रहा है, इस दिस वैल्यू। तो फिर आता है आंसर। हाँ, इंक्रीमेंटल मतलब कितने से बढ़ गया ना। हाँ उतने से वो बढ़ रहा है, राइट। इंक्रीमेंटल मतलब इतना हमें हर साल और इन्वेस्ट करना पड़ रहा था इन्फ्लेशन के कारण, ये हमें इन्वेस्ट करना पड़ा ये वाला अमाउंट। और लास्ट में जो तूने लिखा वो क्या be था, एक्यूमुलेट है क्या? invested, देख इतना मोर हैड टू बी इन्वेस्टेड था, लेकिन फिर एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल में तेरे को इतना वर्किंग कैपिटल तेरे को फिर से मिलता है ना। तो मुझे लगता है ये जो है ना, ये वाला फिगर मैंने यहाँ पे बराबर लिखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 7,50,000 को मुझे याद है मैंने मल्टीप्लाई किया था ईयर 4 के इन्फ्लेशन के साथ, तो ये फोर ये के रहेगा। इन्फ्लेशन। यही है ना, वो 1 मिनट रुक जाए, इन्फ्लेशन वही वही है। यही होगा ना, ईयर फोर का। यही होगा। हाँ। मैंने इसके बाद मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को मैंने इतना अमाउंट यहाँ पे लिखा था, 884 लाख या जो भी, 8,44,000 मैंने इतना लिखा था। लेकिन हमने एट लैख हम्म। फोर्टी फोर हमें वापस तो मिल ही रहा है, लेकिन हम इन्वेस्ट भी उसी साल कर रहे हैं टू 24,586। तो वो नेट फिगर आता है 8,19,545, जो अपने को यहाँ पे लिखना है। लेकिन ये पॉजिटिव में है फिगर अभी, क्योंकि ये सारे अपन ने इन्वेस्ट किया तो नेगेटिव। यहाँ पर भी 8,75, एक्चुअली ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा, नहीं यहाँ पे लिखा है मैंने वही, हम्म। इतना हमने इन्वेस्ट किया था वो भी नेगेटिव में ही था। बस तो फिर ऐसा है ये सारे चीजें ईयर 3 तक नेगेटिव में, उसके बाद यहाँ पे हमें वो रिटर्न फिर से मिल रहा है। जब रिटर्न फिर से मिल रहा है, हम उसी साल पे 24,000 या 25,000 इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो वो नेट ऑफ हो जाएगा, एंड दिस विल बी द नेट रिटर्न दैट वी विल गेट इन द 4 ईयर। तो ये आंसर है ऐसा। एक मिनट, तूने ये मेरे को बता, P69 जो 23,175 लिखा तूने वो कैसे निकाला? ये वाला जो खाली नहीं नहीं, उससे इन्फ्लेशन पहले चार्ज वाला। कर, ये वाला वो मैंने किया। हाँ, ये कैसे निकाल देगा मेरा? देखो, खाली इन्फ्लेशन चार्ज तीन। करना है तो एक बार इन्फ्लेशन सब चार्ज किया ना, उसके बाद तेरे को खाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालना है कि तू अगली नेक्स्ट ईयर तेरा कितने का डिफरेंस तू ऐड करते जा रहा है, ऐसा। मतलब तू हर साल अच्छा, ओके। 7,50,000 नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा ना, उतना तेरे पास पैसा भी नहीं होगा, और उतना वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। तो अपन क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल का मेन फिगर ही लेते हैं, और उसके ऊपर का जो अमाउंट अपने को मिल रहा है ना, अपन खाली उसको इन्वेस्ट करते जाते हैं इन्फ्लेशन से। और लास्ट में ऐसा। फिर वो क्या बोलते हैं, लास्ट में जो वैल्यू बचे जो अपने का 8,40,000 रहता है, हम टोटल उतना इन्वेस्ट कर चुके होते हैं ना। और
हमें 24,586 का और जरूरत होता है। उतना इंक्रीमेंटल तूने चार्ज किया रहेगा, ऐसा वो बोलना चाहते हैं कहीं ना कहीं, उतना इंक्रीमेंटल वो तेरा बनता है। ऐसा मतलब अगर तू ऐसा वही। ऐड करते जाएगा ना, देख 7,50,000 प्लस 2 लाख हम्म। प्लस दे प्लस ये, अब तेरे को इसका वैल्यू प्लस तेरे को अगर तू ये करेगा ना तो आई आई थिंक तेरे को एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। ये देख, एग्जैक्ट तेरे को फिगर मिला जितना तूने इन्वेस्ट किया था। लेकिन अभी क्या हो रहा था, तू इसी साल इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा था 24,586, तो तेरे को ये नेट फिगर मिल जाएगा। कि अभी हम लोग ने अभी तक का इन्वेस्ट किया है 81 लाख तुझे जो तो भी यहाँ है। पे मैं ये तुझे तो यहाँ पे -2 24,586 लिख सकता है, और फिर उसी के नीचे नए नए सेल में पूरा पूरा का पूरा तू रिटर्न भी लिख सकता है। 8,44,136 आंसर तेरे को ये सेम ही आएगा टोटल का। डजेंट मैटर, डिस्काउंटिंग उन्होंने दिया था सामने से, और ये प्रेजेंट वैल्यू। बस वो एक ही मिस्टेक था इंक्रीमेंटल का, वो भी यार सोचना चाहिए था थोड़ा और। अगर मैं सोचता ना, ये आ जाता है यार, और एक्सपीरियंस इन्फ्लेशन होती है इसके लिए। और ये टैक्सेबल अलाउंस के बाद ही होगा ना वर्किंग हाँ हाँ, कैपिटल ये का। अब आदमी होगा क्योंकि अपन स्क्रैप वैल्यू भी उसके बाद ही करते हैं। सी अपन ने इन्वेस्ट किया है 7,50,000, और जब उसी का रिटर्न अपने को फिर हम्म। से मिल रहा है तो उसके ऊपर अपन फिर टैक्स नहीं चार्ज कर पाएंगे ना, मतलब जो तूने इन्वेस्ट किया वही तेरे को मिल रहा है वापस नेट फिगर, ऐसा। ठीक है, तो ये था। भी बाद में थियोरी है, डिस्कस 3 वेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क टू एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस। राहुल का होते हैं अपन, वो भी कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल का वो दिखा तूने लिंक्स कैसे किया उसमें? ये वाला हाँ। हाँ बराबर। अच्छा तो तूने ईयर 3 में ही दिखा दिया ना। और ये लास्ट वाला प्लस कितना 163 आएगा? 163 किसमें? नहीं नहीं, एक नहीं मिनट नहीं ना, तूने एनपीवी। मिस्टेक किया रहेगा। एक मिनट, नहीं नहीं 163 नहीं आता, ये ले तेरे को मैं शेयर स्क्रीन का परमिशन दिया, दिखा दे तूने पक्का देख वो अभी मैंने समिंग। आई थिंक सो माइनस नहीं रहेगा तूने बोला था। हाँ वो माइनस नहीं रहेगा। फिर 8,44,000 आता है, मेरा 8,15,000 आया है, वो फिर भी थोड़ा सा है डिफरेंस, मुझे लगता है कोई सिली मिस्टेक या ब्लंडर ही रहेगा उसमें, ज्यादा रहेगा नहीं। ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, मैं कंपेयर तो करता हूँ ना। तेरा टैक्सेबल वैल्यू ईयर, अच्छा तेरी दो गलतियां हैं पर वो नेट ऑफ हो गई हैं साथ में। एक मिनट रुक जा। कैसे? हम्म। तेरे टैक्सेबल वैल्यू के जी पे जाना, जी वाले लाइन के टैक्सेबल वैल्यू पे जा और लिंक दे दे जरा। टैक्सेबल वैल्यू ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर ऊपर उसके ऊपर, हाँ बस लिंक दे। ओ फिक्स्ड कॉस्ट तूने माइनस तो किया, पर तेरे को आंसर गलत आया है वो कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद। मेरा कंट्रीब्यूशन में कुछ गलती है क्या? मेरा मेरा शेयर। बराबर है, फिक्स्ड कॉस्ट तेरा 4,27,000 है, लेकिन तूने फिक्स्ड कॉस्ट गलत 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 कैलकुलेट किया है। डिमांड तेरा 3,05,000 है कि 3,50,000 है? डिमांड तेरा 3,80,000 है। ओ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, डिमांड नहीं देखा था मैं, हाँ ये ऊपर का फिक्स्ड कॉस्ट तेरा 3,80,000 है। 80,000 कर दे, एक और जीरो, शायद एक और जीरो। तीन लाख नहीं वो अस्सी मतलब तीस उनका, 38 लाख उनके इसमें रहेगा। एक और जीरो डालना पड़ता है, हाँ, उनके इसमें और एक जीरो डालना पर आ जाएगा तो। देखो ये तो फिगर तो बराबर आया, परफेक्ट है, वो तेरा टैक्सेबल फिगर बराबर है। अब जरा तेरे टोटल हम्म। वाले कॉलम पे जा, ये नीचे टैक्स वर्किंग कैपिटल के बाद, हाँ क्लिक कर। तूने टैक्स को माइनस किया, तूने टैक्स अलाउेबल को ऐड किया, और फिर वर्किंग कैपिटल को ऐड किया क्योंकि वो नेगेटिव में है। माइनस। ये भी ठीक है मतलब। अबे तूने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है।
तूने डी वाले क्या D22 पे जा, तूने 0.0893 लिखा है, वो 0.893 है। 0.893? हाँ, अब तूने यही शायद डिस्काउंट फैक्टर, बाकी सब तो बराबर लिखा है, पॉइंट का डिस्काउंट फैक्टर नहीं, तूने 22 का 4 भी गलत लिखा है, फोर्थ ईयर क्या, 12% फॉर द फोर्थ ईयर, इट इज 6। 6-7? अरे फोर्थ ईयर, तू फिफ्थ ईयर चेंज कर रहा है। 15 भी गलत ही लिखा था मैंने। फिफ्थ ईयर भी गलत ही लिखा, अरे वाह, वेरी गुड, नाइस। 6 3 6 है तेरे ना? को, हाँ आ गया तेरे को आंसर, 215 बराबर है, वही आंसर है। मतलब एक तो यार डिस्काउंटिंग फैक्टर में गलती थी, फिर दूसरा मैंने, दूसरा क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट में वो नंबर गलत लिखा था, 3,80,000 है। हम्म फिक्स कॉस्ट में ये नंबर गलत लिखा था। और तेरा वो वाला। शेयर स्क्रीन बंद कर दे तेरा, मैंने यहाँ पे खोला, यहाँ पे डिस्कस 3 वेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इनटू द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस। Examiner note: only 3 ways of incorporating risk to investment appraisal process. Investment appraisal गुवाहाटी में। process were required to be discussed. ठीक है। पहला, risk and uncertainty. Risk in investment appraisal refers to the attachment of probabilities to the possible outcomes for an investment project and therefore represents a quantified assessment of variability of expected returns. Uncertainty cannot be quantified by attaching probabilities, and although the terms are often used interchangeably, the difference is important in investment appraisal. Risk investment process. Risk in investment appraisal refers to attachment of probability to the possible outcomes of the investment project and therefore represents a quantified assessment. अच्छा ठीक है, मतलब रिस्क को कम कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते. नहीं So कर सकते हैं। although the words are often used interchangeably, the difference is important in investment appraisal. ठीक है. Sensitive analysis. This assesses the sensitivity of the project NPV to changes in project variables. Okay. It calculates the relative change in the project variable required to make the NPV zero, or the relative change in NPV for a fixed change in the project variable. Only one variable is considered at a time. When the sensitivities for each variable have been calculated, the key or critical variable can be identified. These show where assumptions may need to be checked and where managers could focus their attention in order to increase the likelihood that the project will deliver its calculated benefits. However, since sensitivity analysis does not incorporate probabilities, it cannot be described as a way of incorporating risk into investment appraisal, although it is often described as such. जो होता है सेंसिटिव एनालिसिस के ऊपर इनका थोड़ा सा ऐड करके अपन अपना भी आंसर लिख सकते हैं कि विद द सेंसिटिव एनालिसिस ऑफ द, जिसका सबसे लोएस्ट होता है दैट हैज द हाईएस्ट रिस्क, बराबर है, और जिसका सबसे हम्म हाईएस्ट होता है उस हाँ पर उतना एक्स्ट्रा था फोकस उसका। करने की जरूरत नहीं है. लोएस्ट। परफेक्ट, तो ये अपन भी लिख सकते हैं. स्टार्टिंग का तो ये लोग पॉइंट अपन को याद होगा, रिलेटिव चेंज कैन मेक द एनपीवी जीरो और मेक अ फिक्स चेंज इन द प्रोजेक्ट वेरिएबल। बराबर. ये सेकंड लाइन का मतलब क्या था? और रिलेटिव चेंज इन द एनपीवी फॉर अ फिक्स चेंज इज अ वेरिएबल। एमपीवी फिक्स चेंज, रिलेटिव चेंज इन एमपीवी फॉर अ फिक्स चेंज इन अ प्रोजेक्ट वेरिएबल, मतलब एक प्रोजेक्ट वेरिएबल, एक छोटा सा प्रोजेक्ट वेरिएबल भी पूरे एनपीवी को इम्पैक्ट कर सकता है. जैसे जिसका परसेंटेज 8% है सेंसिटिविटी, और जिसका 80% है, 80% वाला सेफ है कि ठीक है उतना चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो 8% वाला है वो ड्रास्टिकली तेरे तेरे हम्म एनपीवी को चेंज कर सकता है. इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग भी वैसे की, इट इट कैलकुलेट्स द रिलेटिव चेंज इन अ प्रोजेक्ट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू मेक एन एनपीवी जीरो, कि वो कौन सा वेरिएबल है जो एनपीवी को जीरो। निल भी कर सकता है, ऐसा. नेगेटिव और से जीरो बना और सकते a relative change in the NPV for a fixed cost in a project variable, कि कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड है कि ठीक है ये तो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा अपने प्रोजेक्ट को, ऐसा. मुझे मुझे लगता है उसके सेकंड पार्ट का वो मतलब है. फिर probability analysis. This approach involves assigning probabilities to each outcome of an investment project or assigning probabilities to different values of project variables.
The range of net present values can result from an investment project is calculated together with the joint probability of each outcome. The net present values and their joint probabilities can be used to calculate the mean or average NPV, the expected NPV or ENPV, ठीक है, which would arise if the investment project would be repeated a large number of times. Other useful information that could be provided by the probability analysis includes the worst outcome and its probability, the probability of a negative NPV, the best outcome of its probability, and the most likely outcome. Managers could then make a decision on the investment that took account more explicitly of its risk profile. Managers could make the decision on the investment that took account most explicitly of its risk profile. ठीक है, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है, ये पढ़ना पड़ेगा. The more profitability जो इन्वेस्टमेंट हो तुम इन्वेस्ट कर जो पॉजिटिव बता सकता है. ठीक है. Risk adjusted discount rate. It appears to be intuitively correct to add a risk premium to the normal discount rate to assess the project with greater than normal risk. The theoretical approach here would be to use capital asset pricing model to determine a project specific discount rate that reflected the systematic risk of an investment project. Okay. This can be achieved by selecting the proxy companies whose business activities are the same as the proposed investment project, removing the effect of their financial risk by ungearing their equity betas to give the average asset beta. Regearing the asset beta to give an equity beta reflecting the financial risk of the investment company, and using the CAPM to calculate the project specific cost of equity for the investment project. ये तो कल ही पढ़ा था, बराबर है, तो कल ही सर ने करो. लास्ट में एडजस्टेड पेबैक, ये तो सबसे सही है. Payback can be adjusted for risk if the uncertainty is considered to be the same as risk by shortening the payback period. The logic here is that the uncertainty risk increases with the life of the investment project. Shortening the payback period for a project that is relatively risky will require it to pay back sooner, putting the focus on cash flows that are more certain, less risky because they are nearer in time. Payback can also be adjusted for risk by discounting future flows with a risk-adjusted discount rate. That is, by using discounted payback method, the normal payback period target can be applied to the discounted cash flows, which will have decreased in value due to discounting, so that the overall effect is similar to reducing the payback period with undiscounted cash flows. मुझे नहीं पता कि तू इस लेक्चर में था कि नहीं, बट तेरे को बेसिकली तू पेबैक जो अपन करते थे ना वही करना है, बस उसको डिस्काउंट खाली मल्टीप्लाई करना है. हाँ, बस उतना करना है, फिर तेरा हो जाएगा. मतलब फिर तेरा एडजस्टेड पेबैक. चैप्टर नंबर इन्वेस्टमेंट में ही था ना? इन्वेस्टमेंट में नहीं था शायद, उसके बाद वाले चैप्टर में शायद ये आया था, बट ये वही है, ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है. तो ये पास में से कोई भी तीन अपन लिख सकते हैं. करना है, सिर्फ डिस्काउंटिंग ऐड करना पड़ेगा. हाँ, पर